हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एननशियोमोर्स पे। एननशियोमोर्स एक्चुअली स्पेशियल आइसोमोर्स है, या मैं इनको बोल सकता हूँ दीज आर स्टीरियो आइसोमोर्स। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमोर्स का एक टाइप है। अब इनको मैं और एक नाम भी कह सकता हूँ, दीज आर एक्चुअली व्हाट एननशियोमोर्स आर। मैं बोलूँगा कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हैंडेडनेस रहती है, या मैं ऐसे इन सिंपल वर्ड्स बोल सकता हूँ कि जो मिरर इमेज आइसोमर्स रहते हैं। लेकिन कौन से मिरर इमेज आइसोमर्स? जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, ये मैं समझा दूंगा नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या रहता है। और इनमें हैंडेडनेस, जैसे दो हाथ रहते ना, दो हाथ अगर आप एक हाथ मिरर के सामने रख दोगे तो वो आपको अपोजिट वाला हाथ दिखाएगा, यानी अगर आप दाएं हाथ रखते हैं तो वो आपको बाएं हाथ वापस दिखाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि दाएं और बाएं हाथ में मिरर इमेज रिलेशनशिप है। लेकिन अगर आप दायां हाथ नीचे रखोगे और उसके ऊपर बायां हाथ रखोगे, आप देखोगे कि दाएं हाथ की का जो अंगूठा है और बाएं हाथ का जो अंगूठा है, यानी थंब, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आप हाथों का जो चेहरा यानी फेस है वो एक ही साइड में करते हो तो बिल्कुल आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेजेस तो है, लेकिन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होती। समझ में आया? तो अगर आप देखेंगे, इनको पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहा जाता था, या इनको ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रख लेना। समझ में आना? ये ओल्ड नॉमेनक्लेचर, इन्हें अर्लियर इनको ये बोलते थे। ठीक, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं राइट हैंड लेफ्ट हैंड, मैंने आपसे कहा कि दीज आर आइसोमर्स, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दीज आर आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स है ये भी है, मैं बोलूँगा इनको दीज आर एननशियोमर्स। एननशियोमर्स, एननशियोमर्स मतलब दीज आर मिरर इमेज आइसोमर्स, मिरर इमेज आइसोमर्स, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आइसोमर्स, ये याद रखना। सो एननशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज ये है हमारे पास में, ये एक स्प्रिंग है। ठीक, ये अगर आप इसको देखेंगे, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे नीचे, ऊपर से नीचे जब जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जब आप इसमें जाएंगे तो आप जाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज। ये एक जैसे स्प्रिंग से, लेकिन इसमें स्पाइरल जो ऊपर से नीचे तक एंटी क्लॉकवाइज है, और इसमें स्पाइरल ऊपर से नीचे तक क्लॉकवाइज है। समझ में आया ना? ये एक दूसरे की, अगर आप इसको ऐसे उठाएंगे सीधा विदाउट फ्लिपिंग, इसे ऐसे उल्टाने के बगैर, अगर आप इसको इस स्प्रिंग को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, इसका ये मान लो ये फेस है, ये ओपन साइड ये वाला, इसका चेहरा इस तरफ होगा, इसका चेहरा इस तरफ होगा, तो मैं ये बोलूँगा कि दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। जिस तरह राइट हैंड लेफ्ट हैंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर रहते। तो फिर मैं इसको कह सकता हूँ इट इज़ एननशियोमर 1 E1, इसको बोलूँगा एननशियोमर 2 यानी E2। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट्स की। आपने ABCD पढ़ा होगा ना? अब पढ़ा है, ज़रूर पढ़ा होगा। अब देखो, ए में, ए का अगर आप इमेज देखेंगे वो ऐसे दिखेगा। मान लो ए के सामने आपने मिरर रख दिया, आपको ये ए दिखेगा। लेकिन अगर मैं इस ए को उठा दूँ और इसके ऊपर रख दूँ, देखो ये एक ए है, मैं आपको ये एक अलग कलर से दिखाता हूँ। ये एक ए है, राइट, और इसके ऊपर मैं दूसरा ए रख देता हूँ, तो ये दूसरा ए रख दिया, तो ये इसने इसको सुपर इम्पोज कर दिया। क्या कर दिया? सुपर इम्पोज। फिर मैं ये कहूँगा कि दीज आर नॉट एननशियोमर्स। सुपर इम्पोज हो गए तो ये एननशियोमर्स नहीं है। अब देखो एस, ये एस का मिरर इमेज आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, अगर आप एक एस ऐसे रख देते हैं और उसके ऊपर ये एस जो ना ऐसे खिसका देते हैं, इधर मतलब सरका देते हैं, इसको इधर लेके जाओ, तो आपको ये ऐसे, ये एस जो ना ये आपको ऐसे इसके ऊपर बैठेगा। दीज आर नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। फिर मैं बोलूँगा कि ये एननशियोमर है। इसी तरह से जेड में, जेड में भी एस की तरह ही होता है, तो दीज आर ऑल्सो नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो मैं इनको बोलूँगा दीज आर एननशियोमर्स। इस तरह से अगर मैं P और Q लिख दूँ,
तो ये देखो P का जो मिरर इमेज है वो ऐसे आएगा, या 9 P और 9, आप इसको अगर इसके ऊपर रख देंगे तो इसका जो सिर इस तरफ जाएगा, इसका सिर इस तरफ जाएगा। ये मिरर इमेजेस तो है लेकिन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं है। दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। फिर मैं इनको बोल सकता हूँ कि ये एनेंशियोमर्स है। अब मैं आपको कुछ और लेटर जैसे B और B है ना, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, मैं इनको बोल सकता हूँ इट इज़ एनेंशियोमर। अगर मैं M और M लिख दूँ तो M और M में ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस नहीं है। क्लियर? तो ये दीज आर नॉट नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। आपको याद रखना है, आपको मॉलिक्यूल लिफ्ट नहीं करना है, यानी ऊपर नहीं उठाना है। आप मॉलिक्यूल को फ्लिप नहीं कर सकते, इतना याद रख लेना। आप इसको सीधा ऐसे सरका दो, इसके ऊपर आ जाएगा विदाउट लिफ्टिंग और फ्लिपिंग दी मॉलिक्यूल, यानी प्लेन से बाहर नहीं निकालना मॉलिक्यूल। आप इसको ऐसे सरका सकते, इधर सरकाने के बाद ये तो सुपर इम्पोज होगा, सो इट इज़ नॉट एनेंशियोमर। ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, इट इज़ एनेंशियोमर। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल दिखाता हूँ। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन है। अगर मैं इसमें ये साइक्लोहेक्सेन में ऐसे मिथाइल ग्रुप रख दूँ और दूसरा मिथाइल ग्रुप ऐसे रख दूँ, ऐसे, यानी एक एक्सियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल है। इसका मिरर इमेज अगर आप देखेंगे, इसका मिरर इमेज भी ऐसे ही होगा, CH3 और ये CH3। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे सरका के इस पे रख दूँ तो इसके जो मिथाइल ग्रुप्स हो इस साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड में, इसके मिथाइल ग्रुप्स राइट साइड में जाएंगे। सो ये तो एक जैसे, इनका कनेक्टिविटी सेम है। या मैं बोलूँगा, देखो ऐसे बोल सकता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ठीक, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी सेम। फिर डिफरेंट क्या है, यानी कनेक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स भी सेम है। देखो आप इसको अच्छी तरह से देखो, इसका स्ट्रक्चर भी एक जैसा है, जिस तरह हाथों का स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस है वो डिफरेंट है। यानी ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस, यानी स्पेशल अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हैं, स्पेशल, याद रखना स्पेश, मैं इसको बोलूँगा स्पेटियल, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। स्पेटियल अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट इन स्पेस, वो डिफरेंट है, उनको हम बोलते हैं दीज आर एनेंशियोमर्स। समझ में आया? अब देखो, मैं बोलूँगा ये और ये एनेंशियोमर है, ये और ये आपस में एनेंशियोमर है। आप बोलेंगे कैसे? मैं बोलूँगा मिरर इमेज है। अगर मैं इसको प्लेन में ही रखता हूँ और इसको 180 डिग्री घुमाता हूँ, कितना, 180 डिग्री, याद रखना, इन प्लेन मतलब मैं इसको प्लेन से उठा नहीं, ऊपर नहीं, फ्लिप नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसे घुमा रहा हूँ। इन प्लेन घुमाना 180 डिग्री कोई फ़र्क नहीं है उससे। अब हमने इससे पहले ही पढ़ा, इससे आइसोमर में चेंज नहीं आता, यानी आइसोमर वही रहता है। लेकिन इन प्लेन यानी इसको आप ऐसे रखो और ऐसे घुमाओ, ऐसे। ठीक, तो घुमाने के बाद में आपको ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह दिखेगा। घुमाने के बाद में ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से बनाता हूँ। ठीक, ऐसे घुमाया 180 डिग्री, ये डबल बॉन्ड आपको इधर नज़र आएगा। ये दो जो बॉन्ड्स हैं, ये वाला बॉन्ड ये नीचे आएगा। ठीक, और यहाँ पे आपको इस तरह एक बीच में ब्रिजहेड CH2 नज़र आएगा। अब अगर आप इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, इन दोनों को गौर से देखो, अगर आप इसके सामने मिरर रख देते ना तो आप, सॉरी, ये यहाँ पे ओ नहीं है या कुछ भी नहीं है, कैम्फीन है एक्चुअली, कैम्फीन का दूसरा आइसोमर। इसको अगर आप मिरर के सामने रख दोगे तो आपको ये नज़र आएगा। पहले मैं इसको रब करता हूँ, नहीं तो गड़बड़ कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे निशान रख देंगे कुछ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक, ये समझ में आया? ये दोनों जो ना, ये एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेजेस है।
तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये और ये या ये और ये दीज आर एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो मैंने इसलिए बताया है कि अगर आपको कभी ऐसा मॉलिक्यूल दिख भी जाए तो आप उसको 180 इन प्लेन घुमा के देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। ठीक है, ये एनेंशियोमर है कि नहीं। अब हम आगे चलते हैं। अब एनेंशियोमर्स में देखना, एक बात याद रखना, एनेंशियोमर्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ रहती है, वो डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट मतलब मीडियम, या मैं बोलूँगा नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, NATURE, नटूरे, नेचर है, इस तरह से फ्यूचर को फतूरे। सो नेचर ऑफ एनवायरनमेंट आप देख सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि एनेंशियोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हम एनेंशियोमर्स लेंगे, 2 एनेंशियोमर्स, इनको अगर आप एकायरल एनवायरनमेंट में रखेंगे, यानी जहाँ पे कायरल एनवायरनमेंट नहीं है, यानी सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट है बोलूँगा मैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको ये जो एनेंशियोमर्स है, ये दीज बिहेव लाइक होमोमर्स। होमोमर्स मतलब आपको ये एक ही जैसे लगेंगे, इनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। लेकिन अगर आपको कायरल एनवायरनमेंट मिलता है, यानी आप कायरल मीडियम में रखते हैं इनको, एनेंशियोमर्स को, देन प्रॉपर्टीज़ डिफर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ डिफर यानी अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट है, समझ में आया। यानी अगर कायरल एनवायरनमेंट है तो ये बिहेव करेंगे एज डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी। सपोज यहाँ पे ये एक कायरल रेफरेंस लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में ये जो है ना, ये मान लो ये सॉल्वेंट बनाता हूँ मैं इसका, ये इसके साथ में इनको रिएक्ट कराता हूँ, 2 एनेंशियोमर्स को। सपोज मेरे पास 2 एनेंशियोमर है, ये एनेंशियोमर और ये एनेंशियोमर, इसके साथ में अगर इसके एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ये वाला एनेंशियोमर अलग बिहेव करेगा, ये अलग बिहेव करेगा। हालांकि दिखने में तो ये दोनों सेम है। देखो, अगर आप इनका ये ग्रुप डिस्टेंस देखेंगे, मान लीजिए OH और H और COH, OH और CH3 का जो डिस्टेंस है, जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे होगा, यानी ग्रुप्स का जो सेपरेशन है वो दोनों में बराबर होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ पे भी 1 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे OH और CH3 में अगर 1 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे भी 1 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस। ठीक, तो ग्रुप्स का जो सेपरेशन है वो सेम है, याद रखना, स्पेशल सेपरेशन बिटवीन रेफरेंस ग्रुप्स इज सेम। इतना क्लियर है, एक बात ये हो गई। दूसरा, अगर ये सेम है तो इसकी वजह से जो इंटरनल एनर्जी है वो भी सेम होगी, क्योंकि इसमें H और COH का जो आपस में जितना यहाँ पे रिपल्शन अट्रैक्शन होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, वैसे जितना इन दोनों के बीच में होगा उतना यहाँ पे भी, क्योंकि ये दिखने में तो सेम मॉलिक्यूल है, जियोमेट्रिकली इट इज सेम, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी। जिनकी इंटरनल एनर्जी सेम रहती है उनको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक। तो मैं ये बोलूँगा कि एनेंशियोमर्स आर आइसोमेट्रिक इन नेचर, और इनकी जियोमेट्री भी एक जैसी है। जैसे ये सेंटर में कार्बन है, इसके एक तरफ H दूसरी तरफ OH, यानी हॉरिजॉन्टल पे H और OH, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल पे H और OH, वर्टिकल पे COH और CH3, वर्टिकल पे COH और CH3, लेकिन इनका जो फेस है ना वो डिफरेंट है। तो मैं ये बोलूँगा कि दीज आर जियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट बट टोपोग्राफिकली दीज आर डिफरेंट। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँगा, इसमें अगर आप OH, COH और CH3 में जाएंगे तो ऐसे जाना पड़ेगा, याद रखना 1 2 और 3, तो ऐसे जा रहा मैं। इसमें अगर आप जाएंगे 1 2 और 3, ऐसे जाना पड़ेगा।
इसमें आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सो ये जियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट है लेकिन टोपोग्राफिकली नॉन इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पे बताऊंगा मैं, इसमें OH COH फिर CH3 इधर है ना, यहाँ पे OH COH और CH3, आप यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं। क्लियर? एक सिंपल सी रिलेशन बता रहा हूँ मैं अभी, जो हम आगे डिस्कस करेंगे RS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में। अब मैं अगर इन दो मॉलिक्यूल्स को इस कायरल रेफरेंस के साथ में रिएक्ट कराता हूँ तो इनका बिहेवियर देख सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे जो एनेंशियोमर्स में जो ग्रुप्स का सेपरेशन है, स्पेशल सेपरेशन यानी स्पेस में जो सेपरेशन ऑफ ग्रुप्स है वो सेम रहता है, कनेक्टिविटी सेम रहती है, ठीक है। ये जियोमेट्रिकली इक्विवेलेंट रहते हैं, इनकी इंटरनल एनर्जी सेम रहती है, सिर्फ टोपोग्राफिकली ये डिफरेंट रहते हैं। टोपोग्राफिकली डिफरेंट मतलब इनके जो फेस है वो अलग अलग साइड में होते हैं। एक का अगर दाएं साइड की तरफ मुंह है, दूसरे का बाएं तरफ। जैसे इसका अगर आप दाएं तरफ लेंगे चेहरा, मान लो OH, इसका चेहरा OH लेफ्ट साइड में, राइट। अब ये कायरल रेफरेंस मैंने आपसे कहा था, इस कायरल रेफरेंस में हम ये दो मॉलिक्यूल्स डालते हैं जो हमने ऊपर जो दो एनेंशियोमर्स हमने लिए, उसमें एक एनेंशियोमर ये है जिसमें OH इज ऑन राइट साइड, दूसरा एनेंशियोमर ये है जिसमें OH इज ऑन लेफ्ट साइड। इन दोनों के साथ में अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूँ तो यहाँ पे रिएक्शन होगी एस्टरिफिकेशन, यानी OH और COH के बीच में, OH और COH के बीच में, ठीक है। हमें दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे, एक मिलेगा हमें A, दूसरे मिलेगा B। टेम्पररी कंपाउंड्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया ना? तो ये है एक, मान लीजिए जो A है, A देखो CH3HO मतलब PH और O के साथ में COH जुड़ गया, यहाँ पे ये एस्टर बॉन्ड यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक। और यहाँ पे OH इज ऑन राइट साइड। इस तरह से यहाँ पे CF3H फिर PH फिर O के साथ में यहाँ पे एस्टर बॉन्ड बन गया और यहाँ पे OH इज ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ पे जो स्टीरिक रिपल्शन है वो PH और H के दरमियान है ना, यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन PH और OH के दरमियान। ये दो, यहाँ तक तो ये दो स्टीरियो आइसोमर्स है यहाँ तक जो बिल्कुल अलग अलग थे, है ना। अब अगर आप मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे, लेकिन जब इसके साथ में इनका कंपाउंड बनता है तो ये आपस में मिरर इमेजेस नहीं रहते, बल्कि ये हो जाते हैं नॉन मिरर इमेजेस। ये डिफरेंट तो है, अब ये डिफरेंट है, लेकिन ये हो जाते हैं नॉन मिरर इमेजेस, या मैं बोलूँगा ये एनेंशियोमर्स नहीं रहेंगे। दीज आर डिफरेंट बट नॉट एनेंशियोमर्स। मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, और वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी नहीं है, अब तो उनको हम एनेंशियोमर्स नहीं कहते हैं, बल्कि हम कहते हैं इनको डायास्टीरियोमर्स, ठीक। पर दिस रिलेशनशिप, दिस डायास्टीरियोमर्स, ये जो है ये टेम्पररी बन जाते हैं, टेम्पोररी। तो कायरल एनवायरनमेंट में इनका जो नेचर है वो एनेंशियोमेरिक नहीं रहता, बल्कि क्या होता है, डायस्टेरियोमेरिक, आपस में रिलेशन होता है। जब हम ये बॉन्ड वापस ब्रेक कर देंगे यहाँ पे, ठीक, वापस बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में फिर से वापस दो डिफरेंट एनेंशियोमर्स बनाएंगे, ठीक है। और इन दोनों की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी, क्योंकि अब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, बिल्कुल ही डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिफरेंट है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डिफरेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होंगी। लेकिन कब? जब हम इनको कायरल एनवायरनमेंट में डालेंगे, किसी कायरल मॉलिक्यूल के साथ में रख देंगे, तब। समझ में आया यहाँ तक? अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब आपको अगर दो
मॉलिक्यूल्स देखने हों कि वो आपस में एनंशियोमर्स हैं कि नहीं, या कोई मॉलिक्यूल अपना एनंशियोमर बना सकता है कि नहीं, यानी इसका एनंशियोमर रह सकता है कि नहीं। तो उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप मॉलिक्यूल पे नज़र डालेंगे। सपोज़ ये है मेरे पास में मॉलिक्यूल COH OH H, ये CH3। सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो सबसे इजी वाली कंडीशन है, कोई भी मॉलिक्यूल रहो उसके सेंटर में से एक प्लेन क्रॉस कराओ, पास कराओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक प्लेन पास कराता हूँ इस मॉलिक्यूल के सेंटर में से, ये प्लेन, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ मिरर प्लेन। ये प्लेन पास कराने के बाद में अगर इसके दो अनइक्विवेलेंट पार्ट्स बनते हैं, समझ में है ना क्या बनते हैं, दो अनइक्विवेलेंट पार्ट्स, तो समझ लेना कि ये एनंशियोमर बना सकता है, इसका एनंशियोमर ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि इसने ये दो अनइक्विवेलेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मैं इस मॉलिक्यूल का आपको बताता हूँ मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। सपोज़ मैं लूँगा यहाँ पे मिरर, या मैं सिंपली आपको एक तरीका बताता हूँ। ये मान लो ये मिरर प्लेन है, ये प्लेन है, ये दो हिस्सों में काटता है, लेकिन मिरर भी एज मिरर भी काम करता है। यानी इस साइड का जो इमेज है वो हमें इस साइड दिखेगा, अपोजिट साइड दिखेगा, और इसका इमेज अपोजिट साइड। तो मैं ये बनाता हूँ पहले, ये लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि क्लियर दी जाए। ये मान लो ये सेंटर, ठीक, ऊपर है COH पे मत जाओ, ये गोल आपको दिखेगा मॉलिक्यूल में। जब आप असली मॉलिक्यूल दिखेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको O अलग लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, H अलग नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बाकी ग्रुप से थोड़ा सा अलग होगा। अब देखो इसका अगर मैं रिफ्लेक्शन करूँ, इसका रिफ्लेक्शन वो आपको इस साइड में दिखेगा, लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बनाओ, ये बनाया मैंने OH का रिफ्लेक्शन। H का रिफ्लेक्शन आपको कहाँ दिखेगा, राइट साइड में, H का रिफ्लेक्शन, और ये CH3, ठीक। यानी इसमें अगर आप प्लेन डालेंगे, ये इसमें प्लेन आप सिमेट्री नहीं है, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों साइड से बराबर नहीं है, एक साइड से H है, दूसरी साइड से OH है, ठीक। ये तो सिंपल सा मॉलिक्यूल है। मैंने अगर इससे बड़ा भी मॉलिक्यूल हो तो क्या करना है, आपने इस मॉलिक्यूल के थ्रू प्लेन डालना है, फिर देखना है कि दोनों साइड से ये एक जैसा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये एनंशियोमर ज़रूर बनाएगा। क्या बनाएगा, एनंशियोमर ज़रूर। तो अब इसका आप रिफ्लेक्शन ले लो, इसका रिफ्लेक्शन OH का रिफ्लेक्शन आप राइट साइड में बनाओ, ये बना दिया मैंने। अब OH का रिफ्लेक्शन आप लेफ़्ट साइड में बनाओ, ये बना दिया। बाकी ग्रुप सेम रख दो, आपको नया एक एनंशियोमर मिलेगा। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। इस तरह से आप इसमें भी कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक मॉलिक्यूल है ABCD, ये सिमेट्रिकल है क्या, नहीं है, एक तरफ D है दूसरी तरफ B है। इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, आपको AD है ना, B और C, सो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मैं इनको बोल सकता हूँ कि दीज आर एनंशियोमर्स। क्लियर। अब देखो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लेता है, कोई भी चीज़ रखती है, उसका एक ही मिरर इमेज होता है। इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल का एक ही मिरर इमेज होता है, समझ में है ना। जैसे एक हाथ है, उसका मिरर इमेज दूसरा हाथ है, लेकिन एक ही है, तीसरा हाथ नहीं है मिरर इमेज। तीसरा हाथ मतलब हो सकता है, लेकिन इमेज तो एक ही बनेगा, समझ में है ना। मतलब एक हाथ दूसरे हाथ का मिरर इमेज है, बस एक तरफ से आप इसका मिरर इमेज बना सकते। इस तरह से इसका देखो, ये मॉलिक्यूल का मिरर इमेज ये है, लेकिन इसका कोई दूसरा मिरर इमेज नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि हम इस तरफ मिरर रख के फिर कोई नया मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो वो आपको इस तरह दिखेगा, ये मॉलिक्यूल के जैसा। यानी ये मिरर इमेज जो है ना, ये एक ही पेयर बनाती है, इसको बोलते हैं एनंशियोमेरिक पेयर। इस तरह यहाँ पे भी ये मॉलिक्यूल है, इसका ये मिरर इमेज है, तो ये इट इज़ एनंशियोमेरिक पेयर।
अब ये मॉलिक्यूल है, इसमें ये रिंग इन प्लेन है, दिस रिंग इज़ आउट ऑफ प्लेन, ये हमारी तरफ आ रहा, ये हमसे दूर जा रहा। इसका जब आप मिरर इमेज लेते हैं तो आपको ये मिलेगा। अब जब मैं यहाँ पे ऑर्थो पोजिशंस पे ग्रुप्स रखता हूँ ना, तो इसका जो रोटेशन है अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड ये बंद हो जाता है, वरना मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड पे इजीली रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन इन ग्रुप्स की वजह से, इन बल्कि ग्रुप्स की वजह से जो ऑर्थो पोजिशन पे ये इस रोटेशन को रोक देते हैं, इसको रोटेट होने नहीं देते। क्लियर। अब और एक बात, जो तमाम एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स जितने भी एनेंशियोमर्स रहते हैं वो रहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्या रहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। ये याद रखना। ये हो गई समझ में आई बात। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं? दे बोलूँगा मैं रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी ये मॉलिक्यूल अगर राइट वर्ड्स रोटेट करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। समझ में आया ना? ये जो डिग्री ऑफ रोटेशन है, यानी कितने डिग्री ये रोटेट करता है, डिग्री ऑफ रोटेशन, वो दो एनेंशियोमर्स में सेम रहता है। समझ में आया ना? जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ये याद रखना, ऑप्टिकल रोटेशन जो रहता है वो इनमें सेम रहता है। यानी ये अगर 12 डिग्री करेगा क्लॉकवाइज, ये भी 12 डिग्री करेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। 12 मीन्स 12 डिग्रीज। समझ में आया ना? क्लियर। या मैं ऐसा दिखाऊंगा आपको, सपोज ये मैंने एक ट्यूब लिया, इसमें मैंने एक एनेंशियोमर लिया E1, एक एनेंशियोमर, एक मॉलिक्यूल का, सपोज ये लिया, ये पहला वाला। दूसरे वाले ट्यूब में मैंने इतना ही बड़ा ट्यूब लिया, यही कंसंट्रेशन लिया, उसमें लिया E2। इसके थ्रू भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूंगा मैं, इसके थ्रू भी ऐसी ही प्लेन पोलराइज्ड लाइट में पास करूंगा, ठीक। ये भी लाइट को रोटेट करेगा। सपोज ये क्लॉकवाइज रोटेट किया और इसने किया सपोज +12 डिग्री, क्लॉकवाइज मतलब प्लस लिख दिया मैंने, +12 डिग्री। ये भी रोटेट करेगा, ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यही 12 डिग्री, इसको मैं लिखूंगा -12 डिग्री, बाकी इसमें कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, यानी दो एनेंशियोमर्स बराबर रोटेट करते हैं, इक्वली रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करो, लाइक करो, और दोस्तों को भी बोला करो कि सब्सक्राइब करो। चलो तब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।